डाल डाल में पात पात। कर्नाटक के चुनावी दंगल की यही ताजा तस्वीर है। 10 मई को होने वाले मतदान से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने कर्नाटक में चुनावी वादों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कर्नाटक में यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी लागू करने का वादा किया है। इसके अलावा बीपीएल परिवारों को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया है। हर परिवार को 5 किलो चावल और 5 किलो मोटा अनाज भी दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों को आधा लीटर नंदिनी दूध भी मुफ्त दिया जाएगा। गरीबों के लिए 10 लाख मकान का वादा भी किया है। बीजेपी 30 लाख महिलाओं को फ्री बस पास देगी। बीजेपी के जवाब में कांग्रेस ने भी कई बड़े वादे कर डाले हैं। कांग्रेस ने सभी घरों को 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने का वादा किया है, जबकि परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए दिए जाएंगे। बीपीएल परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 10 किलो अनाज दिया जाएगा और बेरोजगार ग्रेजुएट्स को हर महीने 3000 रुपए देने का वादा है। कांग्रेस ने भी सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का वादा किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इन वादों के जरिए कर्नाटक में उसकी नैया पार लग जाएगी। I want to make Karnataka a global Karnataka, a Karnataka with a peace, Karnataka with a progress, Karnataka with a positive approach. So you have 75% reservation. All section of the society will be covered with us. चुनावी वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के वादों को झूठा बताया। कांग्रेस ने भी अपनी वारंटी खो दी है। कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है। कांग्रेस विश्वसनीयता खो दी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी उतनी ही झूठी है। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के जिस ऐलान पर सबसे ज्यादा विवाद खड़ा हुआ है वो है बजरंग दल पर बैन। हालांकि उसमें पीएफआई पर बैन लगाने का भी जिक्र है। We are not going to spare any organization, whosoever it is, who is spreading the hatredness in the society. We will not spare even a single organization. लेकिन बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात ने बीजेपी को नया हथियार दे दिया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। अंतिम दौर में आकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे की पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर बवाल मचा हुआ है। अब पीएम मोदी ने कर्नाटक के लोगों को कांग्रेस और जेडीएस दोनों से सतर्क रहने की अपील की है। कांग्रेस जेडीएस दिखावे के लिए दो दल हैं, लेकिन दिल से और अपनी करतूतों से ये दोनों एक ही है। इधर कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 साल पहले चोरी की गई सरकार से हिसाब मांग रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से पूछता हूं, ये जो आपकी सरकार है, चोरी की सरकार है। 3 साल पहले ये सरकार बीजेपी ने चोरी की, लोकतंत्र को नष्ट करके चोरी की। इसके भ्रष्टाचार के बारे में प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोलते? लेकिन सवाल ये है कि धार्मिक ध्रुवीकरण के बगैर क्या चुनाव जीतना मुश्किल है? आखिर कांग्रेस को बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा क्यों करना पड़ा? इसका उसे फायदा होगा या नुकसान? भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे लोगों को लुभाएंगे या आखिर में बात धर्म, बैन और कोटा पर आकर ही ठहर जाएगी? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका चुनाव अड्डा में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज फिर से एक बार बात हो रही है कर्नाटक की, क्योंकि ताजे 2 मैनिफेस्टो आए हैं, आज कांग्रेस का और उससे पहले बीजेपी का, और इसमें कुछ बातें ऐसी निकल कर आ गई जिसने कुछ और चीजें जोड़ दी चुनावी चर्चा में। तो समग्र चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस जरूर रहेगा इन चुनावी घोषणा पत्रों पर, क्योंकि इनसे बहुत सारे सवाल भी उपजे हैं।
और बहुत सारी बातें भी, और जनता का भी इस पर अच्छा खासा फोकस रहता है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस की प्रवक्ता महिमा सिंह, वरिष्ठ पत्रकार विजय ग्रोवर, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी और राजनीतिक विश्लेषक कार्तिकेय बत्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर हम अपने जो पॉलिटिकल मेहमान हैं या पार्टी रिप्रेजेंटेटिव है उनसे बातचीत की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज मैं अपने वरिष्ठ पत्रकार पैनल की तरफ पहले जा रहा हूं। विजय ग्रोवर साहब, तो घोषणा पत्र आ चुके हैं और इस घोषणा पत्र में मुझे दो मोटी मोटी चीजें सुनाई दी। एक तो सुनाई दिया बैन और दूसरा सुनाई दिया फ्रीबीज। फ्रीबीज अपने आप में एक पूरा अलग मुद्दा है, कई जगह फ्री आया दोनों ही पार्टियों में, उसको थोड़ा अलग रखते हैं। लेकिन ये जो बैन की बात है, खास तौर पर जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है जिसमें पीएफआई का नाम तो आया लेकिन साथ में बजरंग दल का भी नाम उन्होंने डाल दिया। अब गौरव वल्लभ साहब कह जरूर रहे थे कि हम किसी को ये नहीं करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जनता को ये समझ में आता है, दिखता है। अभी इतनी जगह और सरकारें हैं, अगर ऐसा बैन आपको लगाना था तो वहां लगा देते पहले। यहां बजरंग दल का नाम डाला, प्रधानमंत्री ने हाथों हाथ सुना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को आपने सुना। क्या कांग्रेस को इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा? विपिन, अगर देखा जाए तो ये पूरी तरह से जो रिवर्स पोलराइजेशन होती है ये उस साइक का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस को लग रहा है कि जिस तरह से बीजेपी हिंदू वोट को एक तरह से क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रही है, तो उनके लिए ये एक प्रयास जरूरी है कि सेक्युलर वोट को भी वह एक क्लस्टर की तरह बनाए। ये जो बयान या जो मैनिफेस्टो का हिस्सा है कि पीएफआई, बजरंग दल और अन्य संगठन अगर वह इस तरह की कुछ एक्टिविटीज में पाए जाते हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कहीं ना कहीं अगर आप एक आम नागरिक के नजरिए से देखें जो कर्नाटक में रहता है तो उसके लिए शायद ये एक राहत की बात होगी, क्योंकि पिछले कुछ सालों में आपने भी देखा होगा कि जिस तरह से जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे उन्होंने कानून व्यवस्था जो थी अपनी पकड़ में कर रखी थी, चाहे वह पीएफआई हो या बजरंग दल हो या श्री राम सेना हो या अन्य संगठन हो, जो कि एक मॉरल पुलिसिंग में वे पुलिस से भी आगे रहते थे। तो कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ऐसा आश्वासन दे रही है कि उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा कि अगर वे इस तरह की गतिविधियों में करते हैं, तो आप देख लीजिए जितने बड़े मुद्दे कर्नाटक में खबरों में बने रहे, चाहे वह हिजाब हो, हलाल मीट हो, गोकशी का हो या फिर उसके अलावा अन्य जो मुद्दे आए, लव जिहाद वगैरह, तो उन सब पर कहीं ना कहीं मॉरल पुलिसिंग पर जो अंकुश लगाना जरूरी है, क्योंकि किसी भी स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के हाथ में होना चाहिए, सरकार के हाथ में होना चाहिए। इस तरह के जो सेल्फ राइटियस ग्रुप्स जो अपने आप को सोचते हैं कि समाज को कंट्रोल कर सकते हैं या किस तरह से समाज में लोगों को रहना चाहिए उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके हाथों में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो शायद ये एक आम नागरिक को अश्योरेंस देता है कि जो मॉरल पुलिसिंग या जो जिस तरह के एक एक्स्ट्रा जुडिशियल सिस्टम्स बनते जा रहे थे उससे रोक देने का एक आश्वासन है। लेकिन हाँ, पॉलिटिकली शायद ये इसकी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। अगर नाम नहीं लिए जाते तो शायद बीजेपी के हाथ में इतना बड़ा लड्डू कांग्रेस न पकड़ा देती आज। और जिस तरह से हमने देखा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो, हेमंत बिस्वा शर्मा हो या अन्य प्रमुख नेता जो बीजेपी के हैं, जो पूरा इसको लेकर के एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, मैं बस यहाँ पे एक चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में जो प्रमुख बीजेपी नेता हैं वे ऐसे संगठनों से दूरी बनाकर ही बैठे हैं। वे कभी उनके साथ प्लेटफॉर्म नहीं शेयर करते थे और कभी उनको एक जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने से रोकते रहे थे। तो ये चीज जो है किस हद तक बीजेपी को फायदा मिलेगा या किस हद तक कांग्रेस को फायदा मिलेगा, ये बहुत कैलकुलेटिव मूव्स हैं। और अगले 5-6 दिनों में किस तरह से कौन किस इस पूरे मुद्दों को बना सकेगा, 7 तारीख को आखिरी दिन है कैंपेन का, तब तक जो होगा वी विल हैव टू वेट एंड वॉच। ठीक है, मॉरल पुलिसिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू एक हो सकता है, लेकिन अमिताभ तिवारी एक है कि ठीक है मॉरल पुलिसिंग से किसी को दिक्कत हो सकती है, वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात हो सकती है, लेकिन आप एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दें, पीएफआई और बजरंग दल में डेफिनेटली एक अंतर तो है, तो क्या ये कांग्रेस के लिए बैकफायर भी कर सकता है? देखिए, कांग्रेस अभी तक काफी एक टाइट कैंपेन करती हुई हमें नजर यहाँ पे आ रही है। काफी समय से लोकल मुद्दे उठा रही है और उनके जो ये गारंटीज हैं
वो धीरे धीरे करके एक एक रैली में उन्होंने अनाउंस करे हैं, और जो गारंटीज हैं वो जो मेजर वोटिंग सेगमेंट्स हैं, महिला, युवा, गरीब, इनके ऊपर आधारित है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस का जो कैंपेन है वो कहीं ना कहीं पटरी से उतरता हुआ नजर आ रहा है। पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वो बयान आया जिसके लिए उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, और आज मेरे हिसाब से एक बहुत ही अवॉइडेबल जो चीज़ है, जो बजरंग दल को बैन करने की जो बात मैनिफेस्टो में इन्होंने करी है, ये एक अवॉइडेबल चीज़ है। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे पर कोशिश कर रही है इस चुनाव को लेकर के जाने की, जहां पे कांग्रेस लोकल इश्यूज और लोकल मुद्दों को उठाने की बात कर रही थी। लेकिन एक तरह से ये बीजेपी के पिच पे खेलने वाली बात हो गई कि आपने बजरंग दल को बैन करने की बात करी, जिससे जो है वो पोलराइजेशन जो है, देखिए रिवर्स पोलराइजेशन तो तब होता है जब पोलराइजेशन होता है, या दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं एक तरह से। तो ये पोलराइजेशन हो जाए या हिंदुत्व के मुद्दे पर अगर सिर्फ चुनाव इस कारणवश मूव हो जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि कोस्टल कर्नाटक और नॉर्दर्न कर्नाटक के कुछ हिस्सों को छोड़ करके यहाँ पे हिंदुत्व का मुद्दा या पोलराइजेशन का मुद्दा अभी तक उतना नहीं चला है। साउथ कर्नाटका में, खासकर ओल्ड मैसूरू या बेंगलुरु रीजन में भी ये मुद्दा, इससे ही एक रिलेटेड मुद्दा जो आपका टीपू सुल्तान का है, वो भी कुछ खास असर होता नहीं दिखता, क्योंकि ओल्ड मैसूरू में भी बीजेपी हमेशा तीसरी पोजीशन पे ही रही है। और जहां भी हमने देखा है कि लिटरेसी लेवल्स थोड़ी हाई होती हैं, जैसे बेंगलुरु है या अर्बन बेंगलुरु है या अर्बन सेंटर्स में, पोलराइजेशन या हिंदुत्व का मुद्दा उतना नहीं चलता है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली क्यों कांग्रेस ने ऐसी बात अपनी मैनिफेस्टो में रखी है, या ये एक तरह से ग्लांस ओवर मिस्टेक है किसी की तरफ से, या किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, ये जरूर कांग्रेस को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। क्योंकि जो बीजेपी की जो कम्युनिकेशन मशीनरी है, जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू उनकी जो एक कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कांग्रेस के मुकाबले कहीं भी ज्यादा मजबूत है, और इससे वो उनको फायदा होता दिख सकता है। ठीक है महिमा जी, आप जब भी बात होती है तो कांग्रेस आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर पोलराइजेशन का, लेकिन आपके घोषणा पत्र में जो आया, जैसा अभी किसी ने कहा कि आपने तो खुद ही उनको चीज पकड़ा दी हाथ में। विपिन जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट्स को भी नमस्कार। इन पंक्तियों से शुरुआत कर रही हूं कि जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मरमर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं, इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और कर्नाटक की वो सुबह आने जा रही है। ये जो मैंने साहिर लुधियानवी की पंक्तियां कही, ये आज एक एक कन्नडिगा के मन के भाव हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से, पिछले 5 से कम वर्षों से, जैसा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि चोरी की सरकार चला करके, भ्रष्टाचार की सरकार चला